और अब मैं दोबारा से अपनी एनसीओसी वाली कैप पहन रहा हूं। अगर मैं सिर्फ एनसीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ ना, तो पाकिस्तान में तमाम सियासी जो सरगर्मियां हो रही हैं, सब पर पाबंदी लगा। और उसकी वजह बड़ी सादा है कि हमारी केसेस कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं। और सारी जो कोशिश हमने की, जो इतनी मेहनत की, जिसमें दुनिया ने भी तारीफ की, वो ये है कि हम किस तरीके से वबा के फैलाव में को रोक भी सकें और साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां जैसे लोगों को रोजगार मिलता है वो भी साथ साथ चलती रहे। तो जलसे से तो कोई रोजगार सिवाय सियासतदानों का और तो किसी को नहीं रोजगार मिलता। तो ये बड़ी मंतकी सी चीज है। तो लेकिन वो क्योंकि एक सियासी चीज है, मैंने कह तो दिया कि मैं एनसीओसी, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ भी हूं। ये कल एनसीसी के एजेंडा के ऊपर ये रखा जाएगा और हम ये बताएंगे कि एनसीओसी के पहलू से अगर नुक्ता नजर से देखा जाए तो इन सियासी सरगर्मियों को कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन हम जाहिर है हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई इंप्रेशन पैदा हो कि हम सियासी बुनियादों के ऊपर कोई कर रहे हैं। हम करेंगे उसी वक्त अगर नेशनल कंसेंसस पैदा हो इसके ऊपर। मेरी तो तमाम पॉलिटिकल लीडर से यही रिक्वेस्ट होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जलसा करें या ना करें। आजकल तो बंद कमरे में बैठे, फोन उठाएं, अपना वीडियो रिकॉर्ड करें, और अगर आप बात बड़ी करेंगे तो वो बात जो है वो सारे पाकिस्तान के अंदर फैल जाएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंद कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और वो बंद कमरे से जो बात कर रहे हैं वो सारी पाकिस्तान के अंदर जा रही है, क्योंकि वो बड़ी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत खराब बात कर रहे हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको अच्छी लगती होगी, लेकिन क्योंकि वो अहम बात कर रहे हैं तो इसलिए सारे पाकिस्तान में पहुंच रही है, उनको सामने मजमा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, और अगर ऐसी सूरत में कि अपोजिशन मार्च करती है, लॉन्ग मार्च करती है इस्लामाबाद की तरफ, जिसके इशारे मुस्तकिल बिलावल भुट्टो साहब दे रहे हैं, खासकर के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के तनाजुर में, तो फिर हुकूमत की क्या लाएमल, उनका आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी उसके लिए? देखें, पहली बात तो जो बिलावल कह रहे हैं, वो बिलावल अगर आपको याद हो, यही तकरीरें बिलावल ने की थी पिछले साल भी। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने लोगों के साथ पहुंच गए। आसमा शिराजी भी कैमरा लेके चली गई उनका इंटरव्यू करने के लिए, और सब इंतजार करते रह गए। और आखिर में मौलाना को बिलावल से पूछना पड़ा कि सानू नहर वाले पुल पे बुला के सोड़ा माई किथे रह गया। सो वो तो जब आएगा, जब आएंगे हम देखेंगे। और आपको पता है इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इसके गिरदोगर्दनवा के अंदर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का कितना वोट बचा है। वोट ही कोई नहीं है, वर्कर कोई नहीं है, कौन से वो जुलूस लेकर आएंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि सियासी तौर पर ये पिछले साल भी हो चुका है, और आपने देखा था कि हमने पिछले साल भी उनको आने दिया था, क्योंकि हमें पता है कि उनके यहाँ जमा होने से हुकूमतें नहीं गिरती। ये सियासी तौर पे हमें नुकसानदेह नहीं है, बल्कि वो जिस वक्त आते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं हासिल होता तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए तो उनका सियासी नुकसान हो जाता है। लेकिन जाहिर है अगर आप मुझसे कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई कोई और तरीका निकाल लो हुकूमत के ऊपर दबाव डालने का। लेकिन लोगों की जान को और लोगों की रोजगार को खतरे में मत डालो, जो कि पड़ रहा है, जो इतनी बड़ी हम बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या कुछ ऐसी तरामीम भी तजवीज की जा रही है जो कि पाकिस्तान के जो ज़ाब्ता फौजदारी में फौज से मुतालिक कुछ तरामीम कहा जा रहा है कि अगर उन पे बयानात दिए जाएंगे तो कानून लाएंगे, जैसे अमजद अली खान साहब का जो कानून है वो भी पड़ा हुआ है प्राइवेट मेंबर्स बिल के उसके हिसाब से। तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रोकने के लिए अपोजिशन को भी और सहाफियों को भी या ज़राए अब्लाग को कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी, कुछ कवानीन पास होंगे। मेरी सामने अभी तक ऐसी किसी चीज के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है। ये बड़ी अजूबे की बात होगी अगर ऐसी कोई चीज हो रही है और मुझे उसका नाम बताओ। अच्छा असद साहब, चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं थोड़ा सा एनसीओसी के ऊपर आ जाऊं। क्या लॉकडाउन आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कर सकता है जिस तरह की सिचुएशन हो रही है? कल आपने अहम इजलास भी बुलाया, वजीर आजम उसको हेड करेंगे। क्या आप लोग कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़े? देखिए, कंप्लीट लॉकडाउन को तो हम फेवर नहीं करते, और हमने दिखाया और दुनिया ने माना कि टारगेटेड लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए हमने किस तरीके से वबा के फैलाव को रोका था। लेकिन तो ये तो कोई ऐसा नहीं है प्रपोजल कि हम पूरा मुल्क बंद कर दें। लेकिन बंदिशें लगाने की पहले भी आपको पता है पिछले हफ्ते हमने कुछ फैसले किए थे, कम फैसले थे। कल के इजलास के अंदर भी मजीद कुछ सख्ती करने के तजावीज हैं एनसीसी के सामने। तो ये बिल्कुल जिस तरीके से, अगर आपको मैं थोड़े से आदादोशुमार बता दूं कि हमारी जो केसेस में, यानी अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे थे
तो उसमें से 2 से कम लोग जो हैं उनके मस्बत टेस्ट आते थे, यानी उनको कोरोना होता था, और ये 4, 5, 6, 7 हफ्ते ऐसी सूरत हाल चली। पिछला जो हफ्ता अभी खत्म हुआ है उसमें तकरीबन 3.5% की औसत हो गई थी, 1.7, 1.8% से, यानी तकरीबन 2 गुना बढ़ गई थी। कल जो है वो पहली दफा पिछले तकरीबन 2.5 माह में 4% से ज्यादा हुई। तो जिस तेजी से ये कोरोना बढ़ रहा है, केसेस बढ़े, इसी तरीके से अस्पताल बिल्कुल खाली हो गए थे और अब हमें अस्पतालों से खबर आनी शुरू हो गई है, लोगों की तादाद वहां बढ़ती जा रही है। वेंटिलेटर्स के ऊपर जो लोग हैं, जो आज से चंद हफ्ते पहले जो हैं 75-77 के करीब थे, वो कल 118-119 तक उनकी तादाद पहुंच गई थी। तो जाहिर है जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हमें बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसीलिए मैं अपील करता हूं आवाम से, और कौमी लीडर जो हैं वो एक रोल मॉडल का किरदार अदा करते हैं, तो उनके साथ उनसे भी हमारी ये अपील है कि अगर हिफाजत कर लें, और हिफाजत कोई बहुत मुश्किल हिफाजत नहीं है, आपने भीड़ वाली जगह में जाना है, बंद किसी जगह में जहां बहुत सारे लोग मौजूद हों, वहां आपने मास्क पहनना है, थोड़ा सा दूसरों से फासला रखना है, आपने मुसाफा करने के बजाय आप ऐसे करके लोगों को सलाम कर लें, और जैसे ही मौका मिलता है तो हाथ अपने धो लें या सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लें। छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों से हजारों लोगों की जान बच सकती है, दसियों हजार लोग जो है अस्पताल जाने में से बच सकते हैं, और लाखों और इवन करोड़ों लोगों की रोजगार बच सकती है। एक छोटी सी